बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन स्वागत तो हमेशा बनल रही, खाले कि रौर और हमरे मन का प्यार जो बनल है नहीं। तो किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कर रहा है समेकित कृषि प्रणाली का विकास। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती हैं उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं, उनका चयन कर उन्हें समेकित कृषि प्रणाली के लाभों के विषयों में जानकारी दी जाती है। साथ ही प्रशिक्षित कर आवश्यक कृषि उपादानों के लिए सहयोग भी दिया जाता है। हमारे राज्य में ज़्यादातर किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान कटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाए गए फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं चावल को। चावल में लखी भोग, जिसका औसतन दर है 4,680 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरे में हम लेंगे आटा को, जिसका औसतन दर है 3,100 रुपये प्रति क्विंटल। तीसरे में आते हैं दाल की ओर, जिसमें अरहर दाल का औसतन दर है 15,500 रुपये प्रति क्विंटल। फिर सरसों तेल की बात की जाए, जिसमें हम लेने जा रहे हैं हाथी को, जिसका औसतन दर है 12,300 रुपये। फिर आते हैं कुछ मीठे की तरफ, जिसमें हम लेने जा रहे हैं गुड़ को, जिसका औसतन दर है 4,200 रुपये। और आखिरी में नमक को ले रहे हैं, जिसका औसतन दर है 2,360 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी में बस इतना ही। आइए आपको वापस ले चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, आपके खेत हरे भरे रहें, साथ ही कोरोना का बूस्टर डोज टीका अवश्य लगवाएं। स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन
कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है।
इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे, और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार रवरमन के फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। किसान भाई बहन मन देखू, हम हमेशा कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, तो
कृषि दर्शन कार्यक्रम जो है एकर में रौरे मन के हर किस्म कर जानकारी मिलेला। लेकिन आज जो जानकारी है बहुत सुंदर है कि समेकित कृषि प्रणाली। अब जो किसान भाई बहन मन समेकित कृषि प्रणाली के जानत हैं मन तो जानत है, मगर जे मन नहीं जानत है उमन के बताना बहुत जरूरी है कि समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत पशुपालन हो गलक या बागवानी हो गलक, मछली पालन हो गलक, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, किस्म किस्म कर में आवेला है नहीं। तो चलो अगर ये जानकारी के देखना हर बेस समझना है तो रौरा मन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवा थी। समेकित कृषि पद्धति खेती की एक ऐसी विधि है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य सह व्यवसाय जैसे कि पशुपालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, मशरूम उत्पादन आदि एक साथ किया जा सकता है। वास्तव में ये एक आधुनिक तकनीक है, यानी अगर आपके पास कम खेत है तो भी आप अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं और उसके लाभ भी अलग अलग स्तर पर पा सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है, और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाई बहन मन। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या? समेकित कृषि प्रणाली जो हमारे प्रक्षेत्र पर खेत में जो भी संसाधन उपलब्ध है खेती और खेती से संबंधित अन्य इकाइयों के लिए उनका समुचित उपयोग करते हुए समग्र रूप में जो खेती से हम लाभ जो कमा सकते हैं उसमें उस अवयवों का उपयोग कर एक दूसरे का संबल लेते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, इसी को हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। समझने के तौर पर जैसे कि आप खेती करते हैं, धान मड़ुआ मकई वगैरह कृषि का खेती करते हैं, तो इसके साथ साथ अन्य जो कृषि से संबंधित इकाइयाँ हैं जैसे कि उद्यान है, पशुपालन है, वानिकी है, मछली पालन है, जहाँ पर है संभव वहाँ पर मधुमक्खी पालन है। आसान भाषा में कहें तो समेकित कृषि में खेती के साथ सभी घटकों को शामिल किया जाता है, जिससे किसानों को साल भर आमदनी होती रहती है। इससे खेत को भी काफ़ी फायदा पहुंचता है। आपका झारखंड के बहुत सारे एरिया में है जहाँ पर कि पानी की ज़मीनी पानी का भी अभाव है, कम है, तो वैसे क्षेत्रों में क्या होगा कि वहाँ पर आप तालाब का तो कोई सोच विकसित कर सकते नहीं हैं। कहीं पर होगा ऐसा भी कुछ एरिया है जहाँ पर कि पानी करीब साल में 9 महीना तक भी ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर कि निचले खेत में 9 महीना तक भी पानी रहता है। तो दोनों के लिए आप दो तरह का आप उपयोग कर सकते। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर तालाब वाला मत कोई बात सोचिए, सोचते भी हैं तो वहाँ पर 3 महीने 4 महीने जो बरसात का सीजन है उसके लिए छोटे छोटे जो जिसको कि डोभा कहते हैं उसके बारे में सोचिए, और जहाँ पर कि पानी 9 महीना तक होता है वहाँ पर तालाब के हिसाब से सोचिए। और अब इस दोनों में अंतर आप देखिए क्या होगा। आपके खेत है, खेत में कुछ टाड़ है, कुछ नीचे दोन खेत है, कहीं तालाब है, किसी के फार्म पर तालाब नहीं होगा। ये 2 कंडीशन हो गया। आप जो टाड़ में है, टाड़ में आप जो टाड़ का जो टनिहन फसल होता है उसकी खेती कर रहे हैं, जिसमें कि सब्जी भी आता है 2 तक में। उसके बाद में आप उसमें जो कुछ फल के भी पेड़ लगा सकते हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होती प्राकृतिक संसाधनों के कारण किसानों को भी अपने तरीके और तकनीक दोनों में बदलाव करने की आवश्यकता हुई है, और इसीलिए समेकित कृषि प्रणाली को आज के ज़माने का यानी मॉडर्न तकनीक प्रणाली कहा जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली ही है जो कि गरीबों के हक में है। बाकी सारी प्रणालियां जो है सो अमीर किसानों के लिए है। यही एक जो है सबसे गरीब के लिए ही है। जैसे अब मान लीजिए कि हमारा भूसा वगैरह बचा हुआ है, उसको हम पुआल है, हम गाय को खिलाए, गाय से हम दूध उत्पादन कर लिए। गाय का जो गोबर हुआ उसको हम, अगर हमारे पास तालाब है, तालाब में मछली को हम दे दिए तो मछली खा ली, तो मछली का हमारा उत्पादन हो गया। उसी में यदि बतख पाल ली है तो बतख का भी हो गया। अच्छा, बतख है तो बतख का रोल क्या है तालाब में? वो जब पंख फड़फड़ाती है तो उसमें ऑक्सीजन घुलेगा हवा का, जिससे कि मछली को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़्यादा उसका विकास होगा। तो ये गरीब के लिए यही हुआ कि उसको बाहर से आप मछली पालन के
अलग से उसको कुछ कहीं से दाना वगैरह उसको खाना ला के नहीं व्यवस्था करना, उसका अपने ही खेत का चीज से उसका हो जा रहा है। जानकार कहते हैं कि हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि के औसत आकार में निरंतर गिरावट आ रही है, जो एक खतरे का संकेत है। छोटे किसान खेती से होने वाले आय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या निर्धन है और यही स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। मानसून की अनिश्चितता रहती है, ऐसे में समेकित कृषि प्रणाली उनके लिए काफी सहायक हो सकती है। किसान भाइयों, जो आपको कर रहा हूँ, कृषि, उद्यान, वानिकी और पशुपालन, और अगर आपके यहाँ संभव है तो मछली पालन, इनको आपस में एक दूसरे के सामंजस्य बनाते हुए एक का जो बाई प्रोडक्ट होगा दूसरे के लिए इनपुट हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मछली पालन के लिए तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा प्रशिक्षण वगैरह होना चाहिए। हाँ, तो हर चीज़ के प्रशिक्षण आवश्यक है। आप अगर आज टमाटर की खेती करते हैं तो हमारे पास अधिकतर किसान ऐसे आते हैं, क्योंकि उनको बेचारे को वहाँ तक पहुँच नहीं है, वो साइंटिस्ट वगैरह तक हर कोई का, ये लोग यही टमाटर में सर हमारा यह समस्या हम किसके, लेकिन अगर वो प्रशिक्षण लिए रहते टमाटर का पूरा खेती करने का तरीके पर वैज्ञानिक विधि से, तो उनको ये प्रश्न आज खड़ा नहीं होता, उनका फसल अच्छा होता। इसलिए हर चीज़ प्रशिक्षण तो हर चीज़ के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मन एखन रौरे के समेकित खेती करवाने पता चल गया। अब दूसरा जानकारी जो है अजोला उत्पादन से होए वाला फायदा कर बारे में। अब देखो अजोला जो है के तो बहुत जन जानत है, बहुत जन नहीं जानत है। अजोला का जो खेती होला एक प्रकार कर घास होला, है नी। इकर से जैसे कि गाय गोरू छगरी इमन के देवत से इमन के दूध बढ़िया होवेला, स्वस्थ बढ़िया रहेला, इमन बीमार नहीं पड़ेना, और इकर से चारा कर भी फायदा होवेला। तो किसान भाई बहन मन ई जानकारी अगर चाही रहे मन के बेस से कि अजोला कर खेती कैसे करब, अजोला का होवेला, है ना, तो चलू हम रौरे मन के हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका से भेंट करवाए देवा थी और उनका से जानकारी ले लो रौरे मन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे अजोला के उत्पादन और एवं उससे होने वाले लाभ। इस बारे में बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ मांडू के कृषि वैज्ञानिक सनी कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को जोहार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अजोला क्या है, अगर किसान भाई अगर इसे लाभ के रूप में देखते हैं तो उसे किस तरह से देखें? झारखंड में अजोला की खेती के बारे में बहुत ही कम किसान जानते हैं, लेकिन जो किसान भाई जानते हैं उसका उपयोग बहुउपयोगी के रूप में करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अजोला जो है एक फर्न प्रजाति का सूक्ष्म जलीय पौधा है। इसमें इसके पत्तियों के समूह के निचले हिस्से में ब्लू ग्रीन अलगी पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मिट्टी में संचित करता है। इसके साथ साथ अजोला में बहुत से पोषक मान उपलब्ध रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और आपको इसके साथ साथ वसा, शर्करा और प्रोटीन भी उपलब्ध रहते हैं। नाइट्रोजन की उपलब्धता के कारण किसान धान के खेत में अजोला का उपयोग अच्छी तरह से करके धान की उत्पादक को बढ़ाते हैं। धान के खेत में कम से कम आप अगर अजोला का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, धान के खेत में आपको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन फिक्स आपको मिट्टी में करता है, जिसके कारण किसानों को केमिकल नाइट्रोजन जो यूरिया के रूप में किसान अपने खेत में देते हैं, उससे ना देकर आप अजोला से प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे अगर इसकी प्रजाति के बारे में बात करें तो खास तौर पर भारत में अजोला की कौन कौन सी प्रजाति उपलब्ध है, इसके बारे में बताएं। वैसे तो अजोला में मुख्यतः 7 प्रजातियाँ होती है, लेकिन मुख्यतः भारत में एक प्रजाति जिसका नाम एजोला पिनाटा है, उसका लोग किसान खेती करते हैं। यही मुख्य प्रजाति है यहाँ का, एजोला पिनाटा। सर, अगर ये अजोला की खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मौसम में कितना प्रभाव पड़ता है? हाँ, अजोला आपको मुख्यतः जो है तापमान और मिट्टी की अम्लीयता पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। अजोला का मुख्य रूप से आप 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें अजोला की खेती हो सकती है,
लेकिन इसका जो पैदावार की बात करते हैं कि अजोला का पैदावार किस डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी होगी, तो 20 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड पे अजोला का जो बढ़वार जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ किसान भाई, बहुत से किसान भाई अजोला में मिट्टी का जो पीएच मान है उसको ध्यान रख के नहीं करते हैं, जिसके कारण अजोला के जो है मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसमें आप जो मिट्टी की अम्लीयता जो होता है और क्षारीय जो होता है निम्न भाग जैसे 6.5 से लेके 8.0 पीएच मान के मिट्टी की में अजोला की जो उत्पादक होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ इसमें मिट्टी की उदासीनता को भी धीरे धीरे जहाँ पर जल जमा होता है जो किसान भाई करते हैं वहाँ पर भी उदासीनता में धीरे धीरे कमी आती है। इसके साथ साथ किसान भाई अगर गर्मी के दिनों में अजोला की खेती करते हैं जहाँ तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो क्या करें, उसके ऊपर से छायादार चीज़ से ढक दे ताकि वो तापमान में वृद्धि ना हो और ताकि आपका जहाँ पर उत्पादन की यूनिट बनाए हुए हैं, इकाई बनाए हुए हैं, वहाँ अजोला का उत्पादन सही ढंग से हो सके। तो देखो आज रौरे मन के दूगो जानकारी मिलक बेस एगो मिल गलक रौरे मन के कि समेकित खेती कर बारे में है नी, और दूसरा मिल गलक अजोला घास कर खेती कैसे करबो कर बारे में है नी। तो किसान भाई बहन में रौरे मन के देखो हमेशा हम कहिला है नी कि रौठिन कोई जानकारी है या हमरे कोई जानकारी चाहिए तो पता तो लिखे पड़ी नहीं भाई, तो पता के लिखो हम बताए दवा थी। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या तो और मन जानी था लेकिन बताए दवा थी है नहीं, लिखो नहीं 834001। किसान भाई बहन मन रौरे से इजाज़त लेवे कर आगे एगो बात बोला थी कि बहुत किसान भाई बहन मन चिट्ठी लिख के कहें ना कि देखो हम रोड दिन कर जी कार्यक्रम रहे छूट गलक देखे नहीं पारली क्योंकि जानकारी मिलबे नहीं करलक। तो देखो किसान भाई बहन मन परेशान होकर बात न खे, रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला है नी। तो आज रौरे मन इजाज़त दो वकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ही दर्शन कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।